नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित बत्रा। आज हम बात करेंगे दोस्तों गुणसूत्र की, क्रोमोसोम्स की। गुणसूत्र का क्या रोल है, क्या यह आनुवंशिक पदार्थ है, और जो जीन्स होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, या हम बात करें डीएनए किस रूप के अंदर गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, और ये जो गुणसूत्र है इसकी संरचना क्या है, कितने प्रकार के ये होते हैं, उन सब की बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, जिसे आप क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ये कहाँ होते हैं, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो हमारे पास कोशिका है, कोशिका के अंदर ये क्या है, केंद्रक है। क्या है दोस्तों? केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर ये क्या है, छोटे छोटे क्या हैं दोस्तों, धागे हैं। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, गुणसूत्रीय धागे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणसूत्रीय धागे, क्रोमेटिन थ्रेड। क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड। ये जो गुणसूत्रीय धागे हैं ये ही आगे संघनित होकर क्या होगा, इनका संघनन होगा। संघनन का मतलब ये इकट्ठे होंगे और किस में बदलते हैं, गुणसूत्र में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? गुणसूत्र में बदलते हैं। तो आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन पूछा जाए गुणसूत्र कहाँ होते हैं, तो साहब केंद्रक में होते हैं। कहाँ होते हैं? केंद्रक में होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र किस रूप में उपस्थित रहते हैं? गुणसूत्रीय धागे के रूप में उपस्थित रहते हैं। और जब कोशिका विभाजन होता है, क्या बात कर रहे हैं, जब कोशिका का विभाजन होगा, जब कोशिका का विभाजन होगा तो ये जो छोटे छोटे धागे हैं ये सब आपस में क्या होंगे, मिलेंगे और क्या बनाएंगे, गुणसूत्र बनाएंगे। अपनी अपनी समान लंबाई के गुणसूत्र एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, गुणसूत्रों का निर्माण करेंगे। तो हम ये कहें कि ये जो गुणसूत्र है, जो इसकी संरचना हमें कब स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। यानी कि एक सामान्य कोशिका के अंदर गुणसूत्र किस रूप में मिलते हैं, हम बात करें सामान्य कोशिका में गुणसूत्र किस रूप में मिलते हैं, तो आप कहेंगे गुणसूत्रीय धागे के रूप में मिलते हैं। ये आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर लें। अब हम आगे बात करें, ये जो गुणसूत्र नाम है किसने दिया था? गुणसूत्र नाम वाल्डेयर ने दिया। किसने दिया? वाल्डेयर ने दिया। ये आप अपने दिमाग के अंदर फिट करें, क्वेश्चन आया हुआ है। गुणसूत्र नाम किसने दिया है? वाल्डेयर ने दिया है। अपने दिमाग में ये फिट करके रखें। अब हम बात करेंगे ये जो गुणसूत्र हैं ये क्या होते हैं, क्या ये कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है? मैं तुम्हें ये कहूं, ये जो गुणसूत्र हैं ये क्या है, आनुवंशिक वाहक है। क्या है? आनुवंशिक वाहक है। वाहक का मतलब क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थों के वाहक। नॉर्मली तो हम देखो क्या बात करते हैं, जब भी हम आनुवंशिक पदार्थ की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, ऐसा पदार्थ जो पैतृक कोशिका से, जो क्या बात करें, जो पैतृक कोशिका से कहाँ जा रहा है, संतति कोशिका में जाता है। जो पैतृक कोशिका से कहाँ जाता है, संतति कोशिका में जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो गुणसूत्र भी माता पिता से संतान के अंदर जा रहे हैं। तो क्या गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ हैं? बिल्कुल हो गए हैं। लेकिन मैंने क्या लिखा यहां पे, ये क्या है, आनुवंशिक पदार्थों के वाहक हैं। एक्चुअलिटी में क्या होता है बच्चों, ये जो हमारे पास गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों के ऊपर अभी हम संरचना देखेंगे। इन गुणसूत्रों के ऊपर मोती के समान क्या मोती हैं, एक धागा है। ये गुणसूत्र को एक धागा समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, मोतियों की माला है ना, एक धागे के अंदर मोती पिरोए होते हैं, तो ये मोती पिरोए हुए हैं। ये जो मोती हैं बेटा ये क्या है, जीन है। क्या है? जीन है। ये जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। ये जो जीन है किसके बने हुए हैं? डीएनए के बने हुए हैं। और वास्तव में ये क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। तो ये जो आनुवंशिक पदार्थ है इसको कहां पहुंचना है,
मात्रक कोशिका से, या हम बात करें पैतृक कोशिका, पैतृक या मात्रक कोशिका से कहाँ पहुंचना है, संतति कोशिका में पहुंचना है। ये जो आनुवंशिक पदार्थ है किसके ऊपर स्थित है, इस गुणसूत्र के ऊपर स्थित है। किसके ऊपर स्थित है, इस गुणसूत्र के ऊपर। ये गुणसूत्र क्या है, मात्रक कोशिका से संतति कोशिका में जाएगा और इसके ऊपर जीन्स है तो जीन्स को लेकर जा रहा है, इसीलिए इन गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, आनुवंशिक पदार्थों का वाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनुवंशिक पदार्थों का वाहक। आनुवंशिक पदार्थ का वाहक कौन है, गुणसूत्र है, याद रखेंगे। क्लियर है कंसेप्ट। तो जब भी हम गुणसूत्रों की बात करेंगे तो उनके लिए बोला जाएगा कि आनुवंशिक पदार्थ का क्या होता है, वाहक होता है। गुणसूत्रों पर क्या उपस्थित हैं, जीन्स उपस्थित हैं। जीन्स किसके बने हुए हैं, डीएनए के बने होते हैं। ये आप अपने दिमाग के अंदर फिट रखें। अब हम बात करते हैं ये जो गुणसूत्र हैं, हम बात करें ये जो गुणसूत्र हैं, प्रत्येक जाति के अंदर, क्या बात कर रहा हूं, प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। क्या है, प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहेगी बेटा, निश्चित रहेगी। जैसे कि हम बात करें मनुष्य की, किसकी बात करें, मनुष्य की बात करें तो इसके अंदर क्या है, 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। क्या है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी यहाँ पे लिख दिया, या फिर मैं क्या लिख दूं, संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितने संख्या होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ये मनुष्य चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारतीय पुरुष हो, कहीं पे भी रहे, मनुष्य की जो जाति है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, फिक्स होगी। आप ये याद रखें। अगर हम कुत्ते की बात करें, प्याज की बात करें, मटर की बात करें, सबके अंदर अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या है जो कैसी होती है, फिक्स होती है। दूसरी बात करें, ये जो गुणसूत्र होते हैं प्राय हमेशा जोड़ों में उपस्थित रहते हैं। क्या बात कर रहा हूं, जोड़ों में उपस्थित रहते हैं। गुणसूत्र हमेशा कैसे उपस्थित रहते हैं, जोड़ों में उपस्थित रहते हैं। आप ये अपने दिमाग के अंदर फिट करके रखें। बात क्लियर है। तो गुणसूत्रों की हम क्या बात कर रहे हैं, संख्या निश्चित रहती है, हमेशा जोड़ों में उपस्थित रहते हैं। अब हम बात करें गुणसूत्रों की संख्या, संरचना, क्या बात करें, गुणसूत्रों की संरचना के बारे में। देखो दोस्तों, ये हमारे पास कोशिका है, सामान्य कोशिका है। क्या है, सामान्य कोशिका है। सामान्य कोशिका का ये हमारे पास में क्या है, केंद्रक है। क्या है दोस्तों, केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर क्या है, और भी बहुत सारी चीजें होती है केंद्रक के अंदर। यहां पर ये क्या है, छोटे छोटे धागे हैं। इनको हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय धागे कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय धागे कहते हैं। तो सामान्य जो कोशिका होती है उसके अंदर जो गुणसूत्र है किस रूप के अंदर है, गुणसूत्रीय धागे के रूप में है। क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। फ्लेमिंग का ये दिया हुआ नाम है। क्लियर है। अब हम बात करें, जब कोशिका का क्या होगा, विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन होगा। तो इन गुणसूत्रीय धागों का क्या होने लगता है, संघनन होने लगता है। क्या होने लगता है, संघनन। यानी कि छोटे छोटे धागे क्या होने लगेंगे, छोटे छोटे धागे क्या होने लगेंगे, इकट्ठे होने लगेंगे और अपने समान लंबाई के क्या होने लगेंगे, जोड़े बनाने लगेंगे। सबसे पहले तो ये इकट्ठे हो गए छोटे छोटे धागे, भाई ये छोटे छोटे धागे थे, सब क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो गए। जब ये इकट्ठे हो गए तो इन्होंने अपनी समान लंबाई के क्या बना लिए हैं, पेयर्स बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं, जोड़े बना लिए हैं। क्या बात कर रहा हूं, यहां से अब क्या होता है, ये जो कोशिका मेरे पास बनती है, ये जो समान लंबाई के, जैसे ये और ये समान लंबाई का है, तो केंद्रक के अंदर इसने क्या बना लिया, अपना जोड़ा बना लिया है। ये और ये समान लंबाई के, तो इसने अपने जोड़े बना लिए। तो समान लंबाई
है कि क्या बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र जोड़ा। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र जोड़ा। तो सामान्यतः हमें किस रूप में दिखाई देंगे, जोड़े के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा हमें कब दिखाई देता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कोशिका विभाजन की एक अवस्था होती है मेटाफेज। ये क्वेश्चन रीट सेकंड लेवल के विद्यार्थी बिल्कुल याद रखेंगे। मेटाफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र संरचना स्पष्ट दिखाई देती है। क्या बात कर रहा हूं, ये जो गुणसूत्र की जो संरचना है, जो अभी आपको संरचना मैं पढ़ाऊंगा, ये जो गुणसूत्र की संरचना है, ये हमें कब दिखाई देती है स्पष्ट रूप से, या गुणसूत्र स्पष्ट रूप से कब दिखाई देते हैं, कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देते हैं। कोशिका का जब विभाजन होगा तो उस टाइम एक अवस्था आती है मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में ये गुणसूत्र हमें कैसा दिखाई देता है उसकी बात कर रहा हूं। सामान्य तौर पर कोशिका के अंदर गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं, गुणसूत्रीय धागे के रूप में दिखाई देते हैं। अब मेटाफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है उसकी हम बात यहां करते हैं। तो ये मेरे पास गुणसूत्र क्या है, जोड़े के रूप में उपस्थित है। यहां पर मैंने इसको अलग किया। ये मेरे पास एक गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र की संरचना को मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये हमें कैसा दिखाई देता है उसकी बात कर रहा हूं। ये जो गुणसूत्र की संरचना है कैसा दिखाई देता है उसकी बात करते हैं। ये जो एक गुणसूत्र है दो भागों से मिलकर बनता है। कितने भागों से मिलकर बनता है, दो भागों से मिलकर बनता है। इसको, दोनों भागों को हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र। एक गुणसूत्र कितने भागों से मिलकर बना है, दो भागों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र, यानी कि गुणसूत्र का आधा भाग। क्या कहते हैं, आधा भाग, या इसको कहा जाता है क्रोमेटिड। क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड। ये याद रखें। दोनों आधे भाग आपस में किससे जुड़े होते हैं, यहां पर हमारे पास होता है गुणसूत्र बिंदु। क्या है, यहां पर मेरे पास क्या होगा, गुणसूत्र बिंदु। ये मेरे पास क्या है दोस्तों, गुणसूत्र बिंदु। ये याद रखेंगे। ये हमारे पास क्या है, गुणसूत्र बिंदु। इसका इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना है क्योंकि पूछा गया है। इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। अर्ध गुणसूत्र, दोनों के दोनों अर्ध गुणसूत्र किससे जुड़े रहते हैं, गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। ये आप अपने दिमाग में याद रखेंगे। अब हम बात करें ये गुणसूत्रों की, क्या है मेरे पास, प्लाज्मा झिल्ली है। क्या है, गुणसूत्रों की कोशिका कला होती है। इस कोशिका कला को मैं क्या कहता हूं, पेलिकल। क्या कहता हूं, पेलिकल कहता हूं। या हम बात करें कोशिका कला, इसकी कोशिका कला को क्या कहा जाता है, पेलिकल कहा जाता है। उसी प्रकार इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है, गुणसूत्र का तरल पदार्थ भरा होता है। गुणसूत्र का क्या होता है, तरल पदार्थ होता है गुणसूत्र का भरा हुआ, जिसके अंदर जल होता है, प्रोटीन होते हैं। इस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, आधात्री कहते हैं। क्या कहते हैं, आधात्री। इसके अलावा इस गुणसूत्र के अंदर दोस्तों एक सर्पिलाकार फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्रोमोनीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोनीमा। ये क्रोमोनीमा सर्पिलाकार फॉर्म के अंदर उपस्थित होती है। किस रूप के अंदर उपस्थित है, सर्पिलाकार फॉर्म के अंदर है। ये याद रखेंगे दोस्तों, क्रोमोनीमा। क्या याद रखेंगे, कुंडलित धागा है ये क्रोमोनीमा। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर दोस्तों क्या है, जीन्स उपस्थित हैं। क्या उपस्थित हैं, ये याद रखना है। बस यही कंसेप्ट है कि जीन्स कहाँ है, क्रोमोनीमा धागे के ऊपर। क्या है, ये जीन्स उपस्थित होते हैं। तो इस क्रोमोनीमा के पास में क्या है, जीन्स है। और ये जीन्स किसके बने हुए हैं, डीएनए के बने हुए हैं। ये मोरल ऑफ द स्टोरी है, ये आनुवंशिक पदार्थ है। ये जो जीन्स है डीएनए के बने हुए हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर हमने लास्ट सेशन की क्लास के अंदर पढ़ी थी। तो ये जो जीन्स, गुणसूत्र जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाएगा तो ये जीन्स भी क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। गुणसूत्रों का काम यही है कि इन
इन जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर लेकर जाना। ये तो सिंपल हमारे पास क्या है, गुणसूत्रों की संरचना है। अब ये जो गुणसूत्रों का हमारे पास अंतिम किनारा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टीलोमियर। क्या कहते हैं दोस्तों, टीलोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों का अंतिम किनारा, रीड सेकंड लेवल विद्यार्थी याद रखें, गुणसूत्रों का अंतिम किनारा क्या कहलाता है, टीलोमियर कहलाता है। तो हमने बात की गुणसूत्र की, गुणसूत्र हम बात कर रहे हैं, ये संरचना हमें कब दिखाई देगी, मेटाफेज अवस्था के अंदर दिखाई देगी। गुणसूत्र मेटाफेज अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है। दोनों अर्ध गुणसूत्र आपस में किससे जुड़े हुए हैं, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। और प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर क्या मिलता है, कुंडलित संरचना मिलती है, जिसको क्रोमोनीमा कहते हैं। इस क्रोमोनीमा के ऊपर क्या उपस्थित हैं, जीन्स, जो कि क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ये जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र के प्रकार की। किसकी बात करते हैं, गुणसूत्रों के प्रकार की। अब गुणसूत्रों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर बांटा है उसको हम समझते हैं। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर बांटेंगे हम। किसके आधार पर बांटेंगे, गुणसूत्र बिंदु के आधार पर। ये बीच में क्या है, गुणसूत्र बिंदु है। इसके आधार पर हमने गुणसूत्रों को कितने प्रकार से बांटा है, 4 प्रकार से बांटा है। गुणसूत्र प्रकार, तो हम बात करें गुणसूत्र बिंदु के आधार पर, गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकार से विभाजित किया है। 4 प्रकार से विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। किसके आधार पर बांटा गया है दोस्तों, गुणसूत्र बिंदु के आधार पर, या इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, सेंट्रोमियर के आधार पर। क्लियर है। पहला जो है मेरे पास गुणसूत्र वो है मेटासेंट्रिक। क्या है, मेटासेंट्रिक। दूसरा मेरे पास जो टाइप है वो है सब मेटासेंट्रिक। क्या है, सब मेटासेंट्रिक। तीसरा जो मेरे पास टाइप है वो है एक्रोसेंट्रिक। क्या है, एक्रोसेंट्रिक। ये सब पूछे जाते हैं, याद रखेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा है मेरे पास टीलोसेंट्रिक। क्या है, टीलोसेंट्रिक। ये 4 प्रकार के मेरे पास क्या है, गुणसूत्र हैं। क्या होते हैं एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मेटासेंट्रिक। क्या बात करते हैं मेटासेंट्रिक की, इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहला हम अगर टाइप बात करें मेटासेंट्रिक, पहला टाइप हम क्या ले रहे हैं, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक नाम इंडिकेट करता है कि ये जो गुणसूत्र बिंदु है, क्या बात कर रहे हैं, ये जो मेरे पास गुणसूत्र बिंदु है, ये जो गुणसूत्र बिंदु है ये मध्य में उपस्थित है। कहाँ है, मध्य में उपस्थित होता है। कहाँ है, मध्य में उपस्थित है। कहाँ, मध्य में उपस्थित है। मध्य में उपस्थित होने से क्या होता है, कहने का मतलब ये मैंने गुणसूत्र ले लिया है, ये गुणसूत्र की मैंने क्या कर दिया है, एक भुजा बना दी है, ये गुणसूत्र की मैंने क्या बना दी है, दूसरी भुजा बना दी है। तो ये गुणसूत्र बिंदु मेरे पास क्या है, मध्य में है, और ये गुणसूत्र की क्या है, दोनों भुजाएं हैं। तो यहाँ पे ये जो गुणसूत्र की भुजा है, क्या बात कर रहा हूँ, गुणसूत्र की दोनों भुजाएं जो मेरे पास अर्ध गुणसूत्र कहलाती, ये भी अर्ध गुणसूत्र है, ये भी अर्ध गुणसूत्र है, ये दोनों गुणसूत्र की भुजाएं हैं, ये कैसी हैं, समान लंबाई की हैं। कैसी हैं दोस्तों, समान लंबाई की होती है। समान लंबाई इनकी क्यों हुई, क्योंकि ये जो मेरे पास गुणसूत्र बिंदु है ये कहाँ है, मध्य में है, इसी कारण से तो ये समान लंबाई की हुई। और इसी कारण से ये जो हमारे पास गुणसूत्र बिंदु होता है वी आकार का होता है। किस आकार का होता है, वी आकार का होता है। ये आपको अपने दिमाग में फिट रखना है कि मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, मध्य गुणसूत्र क्या होते हैं। इसके अंदर जो गुणसूत्र बिंदु है कैसा है, वी आकार का होता है, मध्य में ये
गुणसूत्र बिंदु होता है। तो पहला टाइप हमने क्या पढ़ा, मेटासेंट्रिक पढ़ा। इसके अंदर गुणसूत्र की भुजाएं कैसी हैं, समान लंबाई की होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या बात करते हैं, सब मेटासेंट्रिक। दूसरा मेरे पास क्या है, सब मेटासेंट्रिक। जो मेरे पास सब मेटासेंट्रिक है, इसके अंदर क्या होता है, जो गुणसूत्र बिंदु है, क्या बात कर रहा हूं, ये जो मेरे पास गुणसूत्र बिंदु है मध्य से थोड़ा दूर स्थित होता है। क्या है, मध्य से थोड़ा दूर स्थित रहता है। अब मध्य से दूर स्थित होगा तो मेरे, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित बत्रा। आज हम बात करेंगे दोस्तों गुणसूत्र की, क्रोमोसोम्स की। गुणसूत्र का क्या रोल है, क्या यह आनुवंशिक पदार्थ है, और जो जीन्स होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, या हम बात करें डीएनए किस रूप के अंदर गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, और ये जो गुणसूत्र है इसकी संरचना क्या है, कितने प्रकार के ये होते हैं, उन सब की बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, जिसे आप क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ये कहाँ होते हैं, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो हमारे पास कोशिका है, कोशिका के अंदर ये क्या है, केंद्रक है। क्या है दोस्तों, केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर ये क्या है, छोटे छोटे क्या हैं दोस्तों, धागे हैं। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, गुणसूत्रीय धागे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणसूत्रीय धागे, क्रोमेटिन थ्रेड। क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड। ये जो गुणसूत्रीय धागे हैं ये ही आगे संघनित होकर क्या होगा, इनका संघनन होगा। संघनन का मतलब ये इकट्ठे होंगे और किस में बदलते हैं, गुणसूत्र में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, गुणसूत्र में बदलते हैं। तो आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन पूछा जाए गुणसूत्र कहाँ होते हैं, तो साहब केंद्रक में होते हैं। कहाँ होते हैं, केंद्रक में होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र किस रूप में उपस्थित रहते हैं, गुणसूत्रीय धागे के रूप में उपस्थित रहते हैं। और जब कोशिका विभाजन होता है, क्या बात कर रहे हैं, जब कोशिका का विभाजन होगा, जब कोशिका का विभाजन होगा तो ये जो छोटे छोटे धागे हैं ये सब आपस में क्या होंगे, मिलेंगे और क्या बनाएंगे, गुणसूत्र बनाएंगे। अपनी अपनी समान लंबाई के गुणसूत्र एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, गुणसूत्रों का निर्माण करेंगे। तो हम ये कहें कि ये जो गुणसूत्र है, जो इसकी संरचना हमें कब स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है। यानी कि एक सामान्य कोशिका के अंदर गुणसूत्र किस रूप में मिलते हैं, हम बात करें सामान्य कोशिका में गुणसूत्र किस रूप में मिलते हैं, तो आप कहेंगे गुणसूत्रीय धागे के रूप में मिलते हैं। ये आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर लें। अब हम आगे बात करें, ये जो गुणसूत्र नाम है किसने दिया था, गुणसूत्र नाम वाल्डेयर ने दिया। किसने दिया, वाल्डेयर ने दिया। ये आप अपने दिमाग के अंदर फिट करें, क्वेश्चन आया हुआ है। गुणसूत्र नाम किसने दिया है, वाल्डेयर ने दिया है। अपने दिमाग में ये फिट करके रखें। अब हम बात करेंगे ये जो गुणसूत्र हैं ये क्या होते हैं, क्या ये कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। मैं तुम्हें ये कहूं, ये जो गुणसूत्र हैं ये क्या है, आनुवंशिक वाहक है। क्या है, आनुवंशिक वाहक है। वाहक का मतलब क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थों के वाहक। नॉर्मली तो हम देखो क्या बात करते हैं, जब भी हम आनुवंशिक पदार्थ की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, ऐसा पदार्थ जो पैतृक कोशिका से, जो क्या बात करें, जो पैतृक कोशिका से कहाँ जा रहा है, संतति कोशिका में जाता है। जो पैतृक कोशिका से कहाँ जाता है, संतति कोशिका में जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो गुणसूत्र
भी माता पिता से संतान के अंदर जा रहे हैं। तो क्या गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ हैं? बिल्कुल हो गए हैं। लेकिन मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ये क्या है? आनुवंशिक पदार्थों के वाहक हैं। एक्चुअलिटी में क्या होता है बच्चों, ये जो हमारे पास गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों के ऊपर अभी हम संरचना देखेंगे। इन गुणसूत्रों के ऊपर मोती के समान, क्या मोती हैं, एक धागा है। ये गुणसूत्र को एक धागा समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, मोतियों की माला है ना, एक धागे के अंदर मोती पिरोए होते हैं। तो ये मोती पिरोए हुए हैं। ये जो मोती हैं बेटा, ये क्या है? जीन है। क्या है? जीन है। ये जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। ये जो जीन है किसके बने हुए हैं? डीएनए के बने हुए हैं। और वास्तव में ये क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। तो ये जो आनुवंशिक पदार्थ है, इसको कहां पहुंचना है? मात्रक कोशिका से, या हम बात करें पैतृक कोशिका, पैतृक या मात्रक कोशिका से कहां पहुंचना है? संतति कोशिका में पहुंचना है। ये जो आनुवंशिक पदार्थ है किसके ऊपर स्थित है? इस गुणसूत्र के ऊपर स्थित है। किसके ऊपर स्थित है? इस गुणसूत्र के ऊपर। ये गुणसूत्र क्या है? मात्रक कोशिका से संतति कोशिका में जाएगा। और इसके ऊपर जीन्स है, तो जीन्स को लेकर जा रहा है। इसीलिए इन गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक पदार्थों का वाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिक पदार्थों का वाहक। आनुवंशिक पदार्थ का वाहक कौन है? गुणसूत्र है। याद रखेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? तो जब भी हम गुणसूत्रों की बात करेंगे तो उनके लिए बोला जाएगा कि आनुवंशिक पदार्थ का क्या होता है? वाहक होता है। गुणसूत्रों पर क्या उपस्थित हैं? जीन्स उपस्थित हैं। जीन्स किसके बने हुए हैं? डीएनए के बने होते हैं। ये आप अपने दिमाग के अंदर फिट रखें। अब हम बात करते हैं, ये जो गुणसूत्र हैं, हम बात करें, ये जो गुणसूत्र हैं, प्रत्येक जाति के अंदर, क्या बात कर रहा हूं, प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। क्या है? प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहेगी बेटा? निश्चित रहेगी। जैसे कि हम बात करें मनुष्य की, किसकी बात करें? मनुष्य की बात करें तो इसके अंदर क्या है? 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। क्या है? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी यहां पे लिख दिया, या फिर मैं क्या लिख दूं? संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी संख्या होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ये मनुष्य चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारतीय पुरुष हो, कहीं पे भी रहे, मनुष्य की जो जाति है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी? फिक्स होगी। आप ये याद रखें। अगर हम कुत्ते की बात करें, प्याज की बात करें, मटर की बात करें, सबके अंदर अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या है जो कैसी होती है? फिक्स होती है। दूसरी बात करें, ये जो गुणसूत्र होते हैं प्राय हमेशा जोड़ों में उपस्थित रहते हैं। क्या बात कर रहा हूं? जोड़ों में उपस्थित रहते हैं। गुणसूत्र हमेशा कैसे उपस्थित रहते हैं? जोड़ों में उपस्थित रहते हैं। आप ये अपने दिमाग के अंदर फिट करके रखें। बात क्लियर है? तो गुणसूत्रों की हम क्या बात कर रहे हैं? संख्या निश्चित रहती है, हमेशा जोड़ों में उपस्थित रहते हैं। अब हम बात करें गुणसूत्रों की संख्या, संरचना। क्या बात करें? गुणसूत्रों की संरचना के बारे में। देखो दोस्तों, ये हमारे पास कोशिका है, सामान्य कोशिका है। क्या है? सामान्य कोशिका है। सामान्य कोशिका का ये हमारे पास में क्या है? केंद्रक है। क्या है दोस्तों? केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर क्या है? और भी बहुत सारी चीजें होती है केंद्रक के अंदर। यहां पर ये क्या है? छोटे छोटे धागे हैं। इनको हम क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय धागे कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय धागे कहते हैं। तो सामान्य जो कोशिका होती है उसके अंदर जो गुणसूत्र है किस रूप के अंदर है? गुणसूत्रीय धागे के रूप में है। क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। फ्लेमिंग का ये दिया हुआ नाम है।
क्लियर है। अब हम बात करें, जब कोशिका का क्या होगा, विभाजन होगा। क्या होगा, विभाजन होगा, तो इन गुणसूत्रीय धागों का क्या होने लगता है, संघनन होने लगता है। क्या होने लगता है, संघनन, यानी कि छोटे छोटे धागे क्या होने लगेंगे, छोटे छोटे धागे क्या होने लगेंगे, इकट्ठे होने लगेंगे और अपने समान लंबाई के क्या होने लगेंगे, जोड़े बनाने लगेंगे। सबसे पहले तो ये इकट्ठे हो गए छोटे छोटे धागे, भाई ये छोटे छोटे धागे थे, सब क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो गए। जब ये इकट्ठे हो गए तो इन्होंने अपनी समान लंबाई के क्या बना लिए हैं, पेयर्स बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं, जोड़े बना लिए हैं। क्या बात कर रहा हूं, यहां से अब क्या होता है, ये जो कोशिका मेरे पास बनती है, ये जो समान लंबाई के, जैसे ये और ये समान लंबाई का है, तो केंद्रक के अंदर इसने क्या बना लिया, अपना जोड़ा बना लिया है। ये और ये समान लंबाई के, तो इसने अपने जोड़े बना लिए। तो समान लंबाई की क्या बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र जोड़ा। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र जोड़ा। तो सामान्यतः हमें किस रूप में दिखाई देंगे, जोड़े के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा हमें कब दिखाई देता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कोशिका विभाजन की एक अवस्था होती है मेटाफेज। ये क्वेश्चन रीट सेकंड लेवल के विद्यार्थी बिल्कुल